Good morning students, I am Rita Sharma from MLP group of schools. Welcome you in chemistry classes. बच्चों, हमने 9th क्लास केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर इज मैटर अराउंड अस प्योर की रिवीजन स्टार्ट कर रखी है और यहाँ पे हमने प्योर सब्सटेंसेस और मिक्सचर को कुछ थोड़ा डिस्कस कर लिया था। आगे हम इसी को कंटिन्यू करेंगे। तो बेटा देखिएगा, मैटर का क्लासिफिकेशन दो टाइप से यहाँ बताया गया है, प्योर सब्सटेंसेस एंड इम्प्योर सब्सटेंसेस। इम्प्योर सब्सटेंसेस मिक्सचर कहलाते हैं। प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं? जिसमें एक ही तरह के सब्सटेंस प्रेजेंट हो, वो प्योर सब्सटेंसेस, कोई इम्प्योरिटी नहीं। जैसे कि हमने डिस्कस किया था NaCl प्योर सब्सटेंस है, जितने भी एलिमेंट है सोडियम, पोटाशियम, आयरन, कैल्शियम सब प्योर सब्सटेंस है। मिक्सचर में मोर देन वन सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं। फिर बच्चों प्योर सब्सटेंस के भी दो टाइप हैं, एलिमेंट एंड कंपाउंड। एलिमेंट को और स्मॉलर पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते सिंपलर सब्सटेंस में। कंपाउंड मेड फ्रॉम एलिमेंट केमिकली बॉन्डेड टुगेदर। ये जो कंपाउंड है ये एलिमेंट से बने होते हैं, वो केमिकली रिएक्शन करवा करके ये बनाए जाते हैं। जैसे अगर मैं आपको कहूं बेटा वाटर किससे बना हुआ है, तो वाटर का फॉर्मूला H2O होता है। इसमें हाइड्रोजन एलिमेंट है और ऑक्सीजन एलिमेंट है, केमिकली कंबाइंड होकर के ये बना है। ओके बेटा, मिक्सचर के भी दो टाइप है, होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर को सॉल्यूशन कहते हैं। होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है ये आगे हम डिटेल स्टडी करेंगे। ऐसा मिक्सचर जिसमें हमने जिन भी सब्सटेंस को मिलाया है वो कंप्लीटली मिक्स हो जाए। मिक्सचर में एक ही फेज हो, एक ही स्टेट, या सारा सॉलिड दिखे, सारा लिक्विड दिखे, या फिर सारा गैस। ओके। हेट्रोजीनियस मिक्सचर में हम सस्पेंशन और कोलॉइड को डिस्कस करेंगे। इसमें सब्सटेंस सेपरेट, वन स्टेट स्प्रेड थ्रू आउट द अदर। इसमें क्या होता है कि जो सब्सटेंस जिनको मिक्स करते हैं वो एक दूसरे में कंप्लीटली मिक्स नहीं होते हैं। केवल एक टाइप के सब्सटेंस दूसरे टाइप के सब्सटेंस में स्प्रेड हो जाते हैं, स्प्रेडिंग हो जाती है, फैल जाते हैं। ठीक है बेटा, ओके। वी विल नाउ डिस्कस द 3 टाइप्स ऑफ मैटर। हम 3 टाइप ऑफ मैटर कौन कौन से बच्चों? एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर को डिटेल में डिस्कस करेंगे। बिफोर वी डिस्कस एलिमेंट को डिस्कस करने से पहले वी शुड नो द मीनिंग ऑफ 3 टर्म्स। 3 टर्म का मीनिंग हम समझेंगे विच आर यूज्ड इन डिस्टिंग मेटल एलिमेंट फ्रॉम नॉन मेटल एलिमेंट। ऐसी 3 प्रॉपर्टी जो मेटल एलिमेंट को नॉन मेटल एलिमेंट से अलग करती है। बच्चों पीरियोडिक टेबल जो हम देखते हैं उसमें अबाउट 118 एलिमेंट है, उसमें से कुछ मेटल है, मोस्ट ऑफ ऑल द मेटल है, कुछ उसमें से नॉन मेटल है और सम वेरी फ्यू क्या है मेटलॉइड है। दीज आर मैलेबिलिटी, डक्टाइलिटी एंड ब्रिटलनेस। ये 3 प्रॉपर्टी कौन कौन सी बच्चों? मैलेबिलिटी है, डक्टाइलिटी है एंड ब्रिटलनेस। तो मैलेबिलिटी क्या है? द प्रॉपर्टी विच अलाउ द मेटल टू बी हैमर्ड और बीटन इनटू थिन शीट्स। वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से हम मेटल को हैमर कर करके कूट के थिन शीट्स में कन्वर्ट करते विदाउट ब्रेकिंग इज कॉल्ड मैलेबिलिटी। आपने देखा होगा बच्चों मेटल की कितनी पतली सीटें बनाई जा सकती हैं। एल्यूमिनियम फॉयल जो है, एल्यूमिनियम एक मेटल है जिसमें हम खाना रैप करते हैं, देखो कितना पतला होता है। इसके अलावा आपने देखा होगा स्वीट्स जो बर्फी वगैरह होती है उसपे जो सिल्वर का एक बहुत ही पतला सा फॉयल लगा हुआ होता है। द प्रॉपर्टी विच अलाउ द मेटल टू बी ड्रॉन और स्ट्रेच्ड इनटू थिन वायर्स विदाउट ब्रेकिंग इज कॉल्ड डक्टाइलिटी। ऐसी प्रॉपर्टी जिससे हम मेटल को स्ट्रेच करके खींच करके पतले तार बनाते हैं वो कहलाते हैं डक्टाइलिटी। और ब्रिटलनेस क्या होता है बच्चों? द प्रॉपर्टी ड्यू टू विच नॉन मेटल ब्रेक इनटू पीसेज ऑन हैमरिंग। अगर नॉन मेटल को हम हैमर करते हैं, उसको मतलब किसी हार्ड सब्सटेंस से कूटते मारते हैं तो वो टूट जाती है। जैसे कार्बन आपने देखा होगा, कोल अगर हम उस पे हैमरिंग करते हैं तो कोयला देखा है आपने ब्लैक कलर का, कार्बन ही होता है, उस पे ब्रेकिंग करते तो ब्रेक डाउन हो जाता है। इज कॉल्ड ब्रिटलनेस। ब्रिटलनेस इज अपोजिट ऑफ मैलेबिलिटी एंड डक्टाइलिटी। मैलेबिलिटी और डक्टाइलिटी का बिल्कुल रिवर्स है बच्चों, ब्रिटलनेस। ओके। नाउ बेटा हम एलिमेंट को कंप्लीट स्टडी करेंगे, डिटेल स्टडी। एन एलिमेंट इज ए सब्सटेंस विच कैन नॉट बी स्प्लिट अप इनटू 2 और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस बाय सम यूजुअल केमिकल मेथड और अप्लाइंग हीट, लाइट और इलेक्ट्रिकल एनर्जी। बेटा एलिमेंट वो प्योर सब्सटेंस है जिनको हम ब्रेक डाउन नहीं कर सकते उससे सिंपलर सब्सटेंस में। सबसे सिंपलर सब्सटेंस की बात करें तो वो क्या है? एलिमेंट है। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन इज एन एलिमेंट। हाइड्रोजन एलिमेंट बिकॉज इट कैन नॉट बी स्प्लिट अप इनटू 2 और मोर सिंपलर सब्सटेंस बाय यूजुअल मेथड ऑफ
कैरिंग आउट केमिकल रिएक्शन बाय अप्लाइंग हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी। आपने देखा होगा हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, इसको और ज्यादा सिंपलर सब्सटेंस में हम ब्रेक नहीं कर सकते हैं, तो ये क्या है बच्चों, एक एलिमेंट है। ठीक है। सिमिलरली ऑक्सीजन इज एन एलिमेंट बिकॉज इट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल सब्सटेंस बाय केमिकल मेथड। ऑक्सीजन भी एक एलिमेंट है, उसको सिंपल सब्सटेंस में हम ब्रेक नहीं कर सकते। ऑन द अदर हैंड वाटर इज नॉट एन एलिमेंट because it can be split up into two simpler substance hydrogen and oxygen by electricity। वाटर जो है वो एक एलिमेंट नहीं है, वाटर को हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में ब्रेक कर सकते हैं, इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास आउट करके। ठीक है बेटा, बहुत से एग्जाम्पल है और भी जो कंपाउंड है, एलिमेंट नहीं। एलिमेंट कौन से, पीरियोडिक टेबल में जितने भी लिखे गए हैं ना 118, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये सारे क्या हैं बच्चों, ये एलिमेंट है। ठीक है। An element cannot be split up into two or more simpler substance because it is made up only one kind of atoms। एलिमेंट में एक ही तरह के एटम है और ज्यादा सिंपलर सब्सटेंस में ये ब्रेक डाउन नहीं हो सकता है। दिस गिव्स अस अनदर डेफिनेशन ऑफ एलिमेंट। इससे हमें एलिमेंट की दूसरी डेफिनेशन मिलती है विच कैन बी स्टेटेड एज फॉलो, जिसको हम इस तरीके से बता सकते हैं। एन एलिमेंट इज ए सब्सटेंस विच इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम। एलिमेंट एक ऐसा प्योर सब्सटेंस है जो एक ही तरह के एटम से बना हुआ है। फॉर एग्जाम्पल कॉपर, कॉपर में केवल किसके एटम मिलेंगे बच्चों, कॉपर के, ओनली कॉपर। आयरन नेल्स, देखो आयरन में केवल किसके एटम मिलेंगे, आयरन के। तो ये क्या है बेटा, ये एलिमेंट है। सो काइंड ऑफ एटम कॉल्ड कॉपर एटम। कॉपर किससे मिलकर के बना हुआ है, कॉपर के एटम से। सो कॉपर मेटल इज एन एलिमेंट, इसीलिए कॉपर मेटल एक एलिमेंट है। सिमिलरली आयरन मेटल इज मेड अप ऑफ ओनली आयरन एटम। सिमिलरली आयरन मेटल किससे मिलकर के बने हुए, आयरन के एटम से। सो आयरन मेटल इज ऑल्सो एन एलिमेंट, इसलिए आयरन भी क्या है, एक एलिमेंट है। इट इज क्लियर फ्रॉम द अबव डिस्कशन दैट एन एलिमेंट इज मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ एटम। एलिमेंट में एक ही तरह के एटम होते हैं। कॉपर में कॉपर के एटम, आयरन में आयरन के एटम, गोल्ड में गोल्ड के एटम, सिल्वर में सिल्वर के एटम। ऑल एटम्स ऑफ एन एलिमेंट आर आइडेंटिकल। एटम जितने भी होते हैं एक एलिमेंट में सारे एक जैसे होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं। द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट डिफर इन साइज एंड कंपोजिशन। एक ही एलिमेंट के सारे एटम बराबर होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं, लेकिन दूसरे एलिमेंट से अलग होते हैं। देखो आयरन और कॉपर के एटम अलग अलग हैं, लेकिन आयरन के सारे एटम एक जैसे हैं, कॉपर के सारे एटम एक जैसे हैं, आइडेंटिकल शेप साइज में। ओके बेटा। देयर आर 115 एलिमेंट नोन एट प्रेजेंट। 115 एलिमेंट डिस्कवर हो चुके हैं, आउट ऑफ विच 92 एलिमेंट्स अकर इन नेचर। 92 एलिमेंट नेचर में एग्जिस्ट करते, वाइल रिमेनिंग 23 एलिमेंट हैव बीन प्रिपेयर्ड आर्टिफिशियली। 23 एलिमेंट को आर्टिफिशियली बनाया गया है। एवरी सब्सटेंस इन दिस वर्ल्ड इज मेड अप ऑफ वन और मोर काइंड ऑफ दीज एलिमेंट्स। इस वर्ल्ड में हरेक सब्सटेंस किससे बना हुआ है, वन और मोर काइंड्स ऑफ दीज एलिमेंट। इन एलिमेंट एक टाइप के, दो टाइप के, तीन टाइप के एलिमेंट हो सकते हैं। सम ऑफ द कॉमन एलिमेंट आर हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन एंड सल्फर। ये आप फिगर में देख रहे होंगे, इस छोटी सी ये बोतल है, इसमें सोडियम मेटल है। डायमंड अ फॉर्म ऑफ कार्बन एलिमेंट, ये क्रोमियम है। ये मरकरी जो लिक्विड स्टेट में होती है, आपने देखा होगा थर्मामीटर में मरकरी भरी जाती है, बहुत ही डेंस मेटल है मरकरी। फास्फोरस, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सोडियम, पोटासियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, जिंक, आयरन, सिलिकॉन, टिन, मरकरी, ये सारे क्या हैं बच्चों, एलिमेंट है। डायमंड एंड ग्रेफाइट आर ऑल्सो एलिमेंट। डायमंड और ग्रेफाइट भी एलिमेंट है। दीज आर एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन एलिमेंट। कार्बन के एलोट्रोप्स है। एलोट्रोप्स क्या होते हैं, जब कोई एलिमेंट मोर देन वन फॉर्म में नेचर में एग्जिस्ट करता है और उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी अलग अलग होती, केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती, तो एलिमेंट क्या कहलाते हैं, एलोट्रोप। आपने देखा होगा बच्चों, कार्बन, ग्रेफाइट भी कार्बन से मिलकर के बना हुआ है, डायमंड भी कार्बन से मिलकर के बना हुआ है। ये एक दूसरे के क्या है, कार्बन के एलोट्रोप्स हैं। ईच एलिमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय सेपरेट सिंबल। हर एक एलिमेंट का अलग से बच्चों क्या है, सिंबल है।
एलिमेंट कैन बी सॉलिड, सॉलिड, लिक्विड और गैसेज हो सकते हैं। सम एलिमेंट आर सॉलिड, कुछ एलिमेंट सॉलिड है। सम एलिमेंट आर लिक्विड, कुछ लिक्विड है। वेयर एज अदर एलिमेंट आर गैसेज एट रूम टेम्परेचर, कुछ गैसेज भी हैं। फॉर एग्जाम्पल सोडियम एंड कार्बन एलिमेंट आर सॉलिड, मरकरी एंड ब्रोमीन एलिमेंट आर लिक्विड। सोडियम और कार्बन क्या है, सॉलिड है, और भी बहुत से सॉलिड है। मरकरी और ब्रोमीन क्या है बच्चों, लिक्विड है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एलिमेंट क्या है, गैसियस एट रूम टेम्परेचर। इनफैक्ट मेजोरिटी ऑफ एलिमेंट आर सॉलिड, ज्यादातर एलिमेंट क्या है बच्चों, सॉलिड है। 11 एलिमेंट आर गैसेस, वेयर एज ओनली 2 एलिमेंट मरकरी एंड ब्रोमीन आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। 11 एलिमेंट गैसेज है, मरकरी और ब्रोमीन क्या है, लिक्विड है रूम टेम्परेचर पे। मोस्ट ऑफ द मटेरियल अराउंड अस आर मेड अप ऑफ बाई कम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर एलिमेंट। हमारे आसपास की जो चीजें हैं, ज्यादातर चीजें हैं वो 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट से मिलकर के बनी हुई है। फॉर एग्जाम्पल वाटर इज कॉमन मटेरियल विच इज मेड अप ऑफ 2 एलिमेंट्स। वाटर एक सबसे कॉमन मटेरियल है जिसको हम डेली यूज करते हैं। किससे बना हुआ है बच्चों, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। सिमिलरली सुगर इज अ कॉमन मटेरियल विच इज मेड अप ऑफ 3 एलिमेंट। शुगर भी एक कॉमन मटेरियल है, डेली यूज करते, किस किस से मिलकर के बना है बच्चों, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। जस्ट एज 26 लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट कंबाइन इन वेरियस डिफरेंट वे टू मेक वेरी लार्ज नंबर ऑफ वर्ड। जैसे इंग्लिश में 26 अल्फाबेट कंबाइन होकर के काफी सारे वर्ड बनाते हैं, in the same way a few elements combine together in various different ways to make an extremely large number of material and object। ऐसे ही बहुत से एलिमेंट कंबाइन होकर के क्या बनाते हैं, लार्ज नंबर ऑफ मटेरियल बनाते हैं, ऑब्जेक्ट बनाते हैं। इवन द ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्म्ड बाय कम्बिनेशन ऑफ ओनली सर्टेन एलिमेंट्स। ह्यूमन बॉडी भी एलिमेंट के कम्बिनेशन से ही बनी हुई है। Even human body is made up of complex compounds formed by combination of only certain element। Human body भी कुछ एलिमेंट के कम्बिनेशन से बनी है। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बॉडी कंटेन्स 65% ऑक्सीजन एलिमेंट होता है, 18% कार्बन एलिमेंट होता है, 10% हाइड्रोजन एलिमेंट होता है, 3% नाइट्रोजन एलिमेंट, 2% कैल्शियम एलिमेंट एंड 2% अदर एलिमेंट। तो बेटे यहाँ पे हमने एलिमेंट के बारे में डिस्कशन किया। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एलिमेंट को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटेलॉइड्स। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। Good morning students. In this video we are going to study class 9th history, chapter number 1, the French Revolution, and this video is part 6 of this series. So in this lecture we will study about the France that becomes a constitutional monarchy. So in our previous lecture we have discussed about the National Assembly, included the third estate peoples. So let's start now. In the countryside, rumors spread from village to village that the lords of the manor had hired bands of brigands who were on their way to destroy the ripe crops. जैसा कि कल हमने पढ़ा था अपने लेक्चर में कि नेशनल असेंबली ने अपने आप को इस तरह का एक शपथ दी थी कि जब तक किंग की जो पावर्स हैं वो अकॉर्डिंग टू पीपल या अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन एक तरह से उसको हम बांध नहीं लेते, तब तक हम अपना नेशनल असेंबली को डिस्पर्स नहीं करेंगे। सो इस तरह की जब सिचुएशन क्रिएट हुई थी, लोग एकदम से इकट्ठे हो गए थे। देन इन द कंट्री साइड मीन्स कि गांव की तरफ या गांव में ये अफवाह फैल गई कि जो जागीरदार थे, मैनोर मीन्स जागीरदार मीन्स जमीन के जो मालिक थे, हैड हायर्ड बैंड्स ऑफ ब्रिगेंड्स, उन्होंने हायर कर लिए हैं या उन्होंने इस तरह से लठैतों या लुटेरों के गिरोह बुला लिए हैं। किस लिए? हु वर ऑन देयर वे टू डिस्ट्रॉय द राइप क्रॉप्स, वे पकी फसलों को बर्बाद करने के लिए निकल पड़े हैं। इस तरह के रूमर्स या इस तरह के जो अफवाह थी वो फैल गई थी। सो कॉट इन ए फ्रेंजी ऑफ फियर, peasants in several districts seized hoes and pitchforks and attacked chatters. Then students listen carefully. कुछ वर्ड्स इसमें हैं, थोड़े डिफिकल्ट वर्ड्स हैं, तो साथ साथ मैं उनका हिंदी मीनिंग भी आपको बता रही हूँ। कोट इन ए फ्रेंजी ऑफ फियर, अब इसमें है कि कई डिस्ट्रिक्ट में डरे हुए थे जो किसान, उन्होंने होज मीन्स कुदाल या फावड़ा जिसको हम बोलते हैं, एंड पिच फॉक्स होता है बेटा जेली या फिर बेलचे जिसको बोलते हैं, आप अपनी लैंग्वेज में जेली बोल सकते हैं, एंड अटैक्ड चटक्स,
तो इन सब चीजों से एक तरह से आक्रमण कर दिया। चैटक्स मीन्स ग्रामीण किले, इसको हम बोल सकते हैं कि गांव में जो किले एक महल की तरह से जो बने हुए थे उनके ऊपर अटैक कर दिया। सो दे लूटेड, hoarded अगेन एंड burnt डाउन डॉक्यूमेंट्स हैविंग रिकॉर्ड्स ऑफ मैन्योरियल ड्यूज, सेवरल नोबल्स फ्लैड फ्रॉम देयर होम्स। सो इससे क्या हुआ कि जो अन्न भंडार थे, अनाज के भंडार थे, उनको लूट लिया गया और लगान मीन्स टैक्सेस संबंधी जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे वो सब जला दिए गए। सो ए लार्ज नंबर ऑफ देम माइग्रेट टू नेबरिंग कंट्रीज। अब बहुत सारे लोग थे, कुलीन जो थे, बड़ी संख्या में अपनी जमीन छोड़ के दूसरे कंट्रीज में माइग्रेट कर गए या भाग गए वहां से। Faced with the power of his revolting subjects, Louis XVI finally accorded recognition to the National Assembly and accepted the principle that his powers would from now on be checked by a constitution. तो इस तरह से राजा को एक डर महसूस हुआ। हिज रिवोल्टिंग सब्जेक्ट्स मीन्स उसके खिलाफ या इस तरह की जो रिवोल्ट्स, जो विद्रोह जो चल रहे थे, तो अपनी विद्रोही जनता से, प्रजा से शक्ति से भयभीत होकर, डर कर लुई 16 ने नेशनल असेंबली की जो डिमांड थी उसको एक्सेप्ट किया और उनको ये मान्यता दे दी और ये मान लिया, एक्सेप्ट किया कि नाउ ऑन बी चेक्ड बाय ए कॉन्स्टिट्यूशन दैट हिज पावर्स वुड फ्रॉम नाउ। मीन्स जो राजा की जो शक्तियां थी उनसे अब, उन पर अब से संविधान की रोक होगी। मीन्स संविधान के द्वारा चेक होंगी उसकी पावर्स। The assembly passed a decree abolishing the feudal system of obligations and taxes on the night of 4 August 1789। 4 अगस्त 1789 1789 उसकी नाइट को नेशनल असेंबली ने क्या किया, टैक्सेस, राइट्स एंड जितने भी बंधन थे लोगों के ऊपर, एक तरह से जो रोक लगी हुई थी, उन सबको उस सिस्टम के अकॉर्डिंग, मतलब एक डिक्री फाइनल किया, एक मीटिंग बनाई, तो उसके अकॉर्डिंग इन सब चीजों के ऊपर इसका आदेश दे दिया उसके उन्मूलन का। सो मेंबर्स ऑफ द क्लर्जी वर ऑल्सो फोर्स्ड टू लीव देयर प्रिविलेजेस। कहने का मतलब क्या था कि जो क्लर्जी मेंबर्स थे, एज यू ऑल नो, फर्स्ट एस्टेट एंड सेकंड एस्टेट के पीपल जो है बिल्कुल भी टैक्स पे नहीं कर रहे थे। उनको बर्थ के साथ प्रिविलेजेस मिले हुए थे, स्पेशल राइट्स मिले हुए थे, उन सबके ऊपर रोक लगा दी गई। उनको भी फोर्स किया गया टू लीव देयर प्रिविलेजेस, मीन्स वो अपने स्पेशल राइट्स को छोड़ दे एंड वो भी टैक्सेस पे करें। टाइथ्स वर एबोलिश्ड एंड लैंड्स ऑन बाय द चर्च वर कॉन्फिस्केटेड। जितने भी रिलीजियस टैक्सेस थे, मीन्स जैसे टाइथ्स, तो इस जो रिलीजियस टैक्सेस थे वो सारे खत्म कर दिए गए, जो धार्मिक टैक्स थे। और जो लैंड्स ऑन बाय चर्च, चर्च ने जिसपे अपना ऑनरशिप कर रखा था जमीन पे, वर कॉन्फिस्केटेड। ठीक है, तो वो भी एक तरह से जब्त कर ली गई, छीन ली गई। Thus the government acquired assets worth at least 2 billion livres। तो इस तरह से करके सरकार के पास 20 अरब लिवरे की संपत्ति जो है आ गई, मतलब उस पर सरकार का अधिकार हो गया 2 बिलियन लिवरे पे। तो मैंने लिवरे आपको बताया था कि वहां की करेंसी का नेम है, फ्रांस की जो करेंसी है उसका नेम लिवरे जो है यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं। तो 2 बिलियन लिवरे या 20 अरब लिवरे की संपत्ति जो है सरकार के पास आ गई। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज फ्रांस बिकम्स ए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। फ्रांस जो है किस तरह से एक संवैधानिक राजतंत्र बन गया। सो in 1971 the National Assembly completed the draft of the Constitution. Its main objective was to limit the powers of the monarch। अब देखो, हमने देखा कि नेशनल असेंबली को परमिशन मिल गई थी राजा की तरफ से, तो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन का एक ड्राफ्ट तैयार किया 1971 में। इट्स मेन ऑब्जेक्टिव, उसका मेन ऑब्जेक्टिव, मेन उद्देश्य क्या था, वाज टू लिमिट द पावर्स ऑफ द मोनार्क। मोनार्क की पावर्स को, राजा की पावर को लिमिट करना, एक तरह से उसको लिमिट में करना, ये उसका मेन उद्देश्य था। दीज पावर्स वर नाउ सेपरेटेड एंड असाइंड टू डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस। अब ये जो पावर्स थी वो किसी एक सिंगल व्यक्ति के हाथ में ना होकर उसको डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस में बांट दिया गया, लाइक दैट लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, rather being concentrated in the hands of one person। मीन्स वन पर्सन के हाथ से छीन के इस तरह से डिवीजन ऑफ पावर कर दिया गया। दिस मेड फ्रांस ए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की।
और इस चीज ने ही फ्रांस को कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बना दिया, मींस एक संवैधानिक राजतंत्र बना दिया। सो फिगर 7 में आप देख सकते हैं, इट एक्सप्लेन्स हाउ द न्यू पॉलिटिकल सिस्टम वर्क। So this is figure 7, the political system under the constitution of 1791, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, एंड आप देख रहे हैं कि कंट्रोल जो है यहां से सीधा कंट्रोल है नेशनल असेंबली का। 745 मेंबर्स इसमें जो थे, मिनिस्टर्स डायरेक्ट कंट्रोल है, जज जो है एक तरह से अब एक्टिव सिटीजन्स और पैसिव सिटीजन्स यहाँ पे इस तरह वोट कर रहे हैं। तो एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और लेजिस्लेचर को एक तरह से डिवीजन ऑफ पावर मींस शक्ति का बंटवारा कर दिया गया, और किंग की और मिनिस्टर्स की पावर्स का सीधा कंट्रोल नेशनल असेंबली या लेजिस्लेचर के पास था। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी कैन सी द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 वेस्टेड द पावर टू मेक लॉज इन द नेशनल असेंबली विच वॉज इनडायरेक्टली इलेक्टेड। 1791 के कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार कानून बनाने का जो राइट था वो केवल नेशनल असेंबली के पास था, विच वॉज इनडायरेक्टली इलेक्टेड। तो नेशनल असेंबली को किस तरह से इलेक्ट किया जाता था? इनडायरेक्टली, अप्रत्यक्ष रूप से। सो इट मीन्स सिटीजन्स वोटेड फॉर ए ग्रुप ऑफ इलेक्टर्स। अभी मैंने आपको एक जो फिगर 7 दिखाया था उसके अकॉर्डिंग कि जो सिटीजन्स थे, जो नागरिक थे, वो वोट करते थे, एक ग्रुप ऑफ इलेक्टर्स को चुना जाता था, हु इन टर्न चूज द असेंबली, और जो दोबारा असेंबली के सदस्यों का चुनाव करते थे, उनको चुनते थे। तो हाउएवर ऑल सिटीजन्स डू नॉट हैड द राइट टू वोट, सभी नागरिकों को वोट डालने का अधिकार नहीं था। ओनली मैन अबाउट 25 years of age who paid taxes equal to at least 3 days of a laborer's wage were given the status of active citizens, that is they were entitled to vote। 25 years से अधिक, 25 साल से अधिक उम्र वाले केवल ऐसे मैन, ऐसे पुरुष ही वोट डाल सकते थे जो कम से कम 3 दिन की मजदूरी के बराबर का टैक्स पे करते थे। एटलीस्ट 3 days ऑफ ए लेबरर्स वेज वर गिवन द स्टेटस ऑफ एक्टिव सिटीजन्स। तो ये था एक्टिव सिटीजन्स का स्टेटस कि किस तरह से एक्टिव सिटीजन्स उनको कहा गया था जो ओनली मैन थे, जिनके पास उनकी जमीन भी थी और 25 years से ज्यादा एज उनकी थी, और कम से कम 3 days की अपनी वेजेस, अपनी मजदूरी के बराबर वो टैक्स पे कर सकते थे। अब बचे हुए बाकी सिटीजन्स जो थे उनका क्या स्टेटस था सोसाइटी में? द रिमेनिंग मैन एंड ऑल वुमेन वर क्लास्ड एज पैसिव सिटीजन्स। अब जो बचे हुए पुरुष और महिलाएं थे उनको निष्क्रिय नागरिकों के वर्ग में बांटा गया था, मीन्स पैसिव सिटीजन्स, मीन्स जिनका कोई रोल नहीं था। ए मैन हैड टू बिलोंग टू हाईएस्ट ब्रैकेट ऑफ टैक्स पेयर टू क्वालिफाई एज एन इलेक्टर एंड देन एज ए मेंबर ऑफ द असेंबली। अब वोट डालने के अधिकार प्राप्त करने और असेंबली का मेंबर बनने के लिए सभी लोगों का हायर ग्रुप में होना या उच्चतम श्रेणी में होना जरूरी था। हाईएस्ट ब्रैकेट ऑफ द टैक्स पेयर मीन्स एक ऊंची श्रेणी में होना जरूरी था, मीन्स एक उनका अच्छा स्टेटस होना जरूरी था। सो द कॉन्स्टिट्यूशन बिगेन विद द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन। तो संविधान की जो शुरुआत हुई वो एक इस तरह के डिक्लेरेशन के साथ हुई, डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन मीन्स पुरुष और नागरिक अधिकार घोषणा पत्र, डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन। सो राइट्स सच एज द राइट टू लाइफ, freedom of speech, freedom of opinion, equality before law were established as natural and inalienable rights, that is they belonged to। so इसमें एक तरह से जीवन का जो अधिकार था मीन्स राइट टू लाइफ था, फ्रीडम ऑफ स्पीच था, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन था, अपना राय देने का अधिकार, और इक्वालिटी बिफोर लॉ, और कानून के सामने सभी समान, इस तरह के राइट्स को रखा गया। एंड दे बिलोंग्ड टू each human being by birth and could not be taken away. It was the duty of the state to protect natural rights of each and every citizen। तो इस तरह से ये जितने भी राइट्स थे ये प्रत्येक व्यक्ति को जन्म के साथ दिए गए, इनको कोई छीन नहीं सकता था, ये बेसिक राइट्स माने गए। एंड इट वाज द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू प्रोटेक्ट नेचुरल राइट्स ऑफ स्टेट, राइट्स ऑफ ईच एंड एवरी सिटीजन। तो प्रत्येक नागरिक के अधिकारों की रक्षा करना राज्य का पहला कर्तव्य माना गया। ओके स्टूडेंट्स, सो द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन पेंटेड बाय द आर्टिस्ट ली बार्बिर इन 1790। ये फिगर आप यहाँ पे देख सकते हैं डिक्लेरेशन का जो मैंने अभी आपको बताया है,
मैन एंड सिटीजन पेंटेड बाय द आर्टिस्ट ली बार्बर। इसके द्वारा 1790 में इसको तैयार किया गया। इस फिगर में आप इसको देख सकते हैं, ये यहाँ पे शो किया गया है। नाउ वन मोर थिंग अबाउट द डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन। फर्स्ट पॉइंट, मैन आर बोर्न एंड रिमेन फ्री एंड इक्वल इन राइट्स। मीन्स कि मनुष्य जो है या पुरुष जो है वो एकदम फ्री पैदा हुए हैं एंड इक्वल इन राइट्स, और अधिकार जो है सभी को बराबर मिलने चाहिए। मीन्स सभी मनुष्य जो है स्वतंत्र पैदा होते हैं और उन सबके अधिकार भी समान होते हैं। सो सेकंड पॉइंट इज द एम ऑफ एवरी पॉलिटिकल एसोसिएशन इज टू प्रिजर्वेशन ऑफ द नेचुरल एंड inalienable rights of man. These are liberty, property, security and resistance to oppression. Means सभी के जो इस तरह के बेसिक राइट्स हैं, ये सारे अधिकार इसमें शामिल हैं और इनका एक तरह से एम होना चाहिए हर एक पॉलिटिकल एसोसिएशन का कि उनको बचाए। तो इसी तरह से बहुत सारे पॉइंट्स जो है डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन्स के दिए गए हैं। सो यू कैन रीड फ्रॉम हेयर। देयर आर टोटल 17 पॉइंट्स, sorry 13 points. So students, some symbols are given here. So the majority of men and women in the 18th century could not read or write. Means 18वीं सदी में या 18th सेंचुरी में बहुत ज्यादा स्त्री पुरुष जो है पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए महत्वपूर्ण विचारों के प्रचार के लिए छपे हुए शब्दों की जगह सो इमेजेस एंड सिंबल्स वर फ्रीक्वेंटली यूज्ड इंस्टेड ऑफ प्रिंटेड वर्ड्स टू कम्युनिकेट इंपोर्टेंट आइडियाज। मीन्स प्रिंटेड वर्ड्स की जगह उनके सामने इमेजेस का, सिंबल्स का इसलिए यूज किया जाता था, जैसे कि पेंटिंग्स वगैरह, आकृति। ओके, सो द पेंटिंग बाय ली बार्बे यूज मैनी सच सिंबल्स ऑफ कन्वे द कंटेंट टू द डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स। लेट अस ट्राई टू रीड दीज सिंबल्स। ओके स्टूडेंट्स, सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हम अभी तक क्षितिज के काव्य खंड के पाठ कर रहे थे। काव्य खंड में जो आपका S7 होने वाले हैं उसमें से आपके काव्य खंड है वो कंप्लीट हो चुकी है, आपका 50% सिलेबस। अब है आपके, हम इसके गद्य खंड के पाठ करते हैं, जिसमें पहला है दो बैलों की कथा। तो दो बैलों की कथा में, दो बैलों की कथा है, ये पाठ है आपका प्रेमचंद द्वारा लिखित। प्रेमचंद इसके लेखक हैं। तो प्रेमचंद का जीवन परिचय में है कि 31 जुलाई सन 1880 में हिंदी के विख्यात कहानीकार एवं उपन्यासकार प्रेमचंद का जन्म वाराणसी के निकट लम्ही गांव में नामक गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम अजैब राय तथा माता का नाम आनंदी देवी था। प्रेमचंद का असली नाम धनपत राय था, किंतु इनके चाचा इन्हें नवाब राय कहते थे। बाद में वे प्रेमचंद कहलाने लगे। उनका बचपन अभाव में बीता। 10वीं कक्षा पास करने के बाद उन्होंने अध्यापन का कार्य प्रारंभ किया। बीए उन्होंने बाद में की। उसके बाद वे शिक्षा विभाग में सब डिप्टी इंस्पेक्टर के रूप में कार्य करने लगे, पर उन्होंने शीघ्र ही नौकरी से त्यागपत्र दे दिया और साहित्य रचना में सक्रिय रूप से लग गए। 56 वर्ष की आयु में 8 अक्टूबर 1936 को उनका निधन हो गया था। अब पढ़ते हैं हम चैप्टर के बारे में। पाठ है इसमें दो बैलों की कथा। तो पाठ में क्या बताया गया है? पाठ परिचय है। दो बैलों की कथा प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानियों में से एक है। इसके माध्यम से प्रेमचंद ने कृषक समाज और पशुओं के भावनात्मक संबंधों का है वर्णन किया गया है। इस कहानी में उन्होंने यह बताया है कि स्वतंत्रता से सहज ही नहीं मिलती, इसके लिए बार बार संघर्ष करना पड़ता है। इस प्रकार परोक्ष रूप से यह कहानी आजादी के आंदोलन की भावना से जुड़ी है। प्रेमचंद जी ने यह कहानी पंचतंत्र और हितोपदेश की कथा परंपरा के उपयोग और विकास में सहायक बनी है। तो इस कहानी में प्रेमचंद ने जो कृषक और पशु के जो भावनात्मक संबंध है उनका वर्णन किया है, क्योंकि इसके अंदर दो बैल हैं और उनका मालिक है जूरी। और इसके साथ साथ में उन्होंने स्वतंत्रता के बारे में भी ये कहानी कही है कि किस प्रकार से कहानी है जो आजादी के आंदोलन के भावना से जुड़ी है, कि जो स्वतंत्रता है वो आसानी से हमें नहीं मिलती, इसके लिए हमें बहुत ही संघर्ष हमें करना पड़ता है। तो जानवरों में प्राय गधा एक ऐसा जानवर है जिसे बेवकूफ की संज्ञा दी जाती है। आमतौर पर जब हम किसी को पागल या मूर्ख कहना चाहते हैं
तो उसे गधा कहकर पुकारते हैं। यदि गधे की तुलना अन्य जानवरों से करें तो हम पाएंगे कि गधे के अलावा सभी जानवर क्रोधित हो सकते हैं, परंतु बेचारा गधा सीधा रहता है। गधा प्राय वैशाख के मास में ही खुश होता है। उसका व्यवहार किसी भी दशा में परिवर्तित नहीं होता। वास्तव में गधे का स्वभाव शांत, साधुओं और मुनियों की तरह होता है। यही कारण है कि विदेशों में भारतीय लोगों की इतनी दुर्गति होने के बाद भी वे चुप रहते हैं, सहन करते हैं और अपने जीवन आदर्श पर दाग लगाते हैं। वही लोग जब विरोध करते हैं तो उच्च श्रेणी के कहलाने लगते हैं। जापान में एक ऐसा देश है जिसे पूरा संसार केवल विजय से पहचानने लगा था। लेखक के अनुसार गधे का अनुज बैल, जो सीधा तो है परंतु कभी कभी अड़ियल भी बन जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो पाठ में है वो गधे के बारे में लेखक ने हमें बताया कि जो गधा है वो प्राय ऐसा जानवर है जिसे सभी बेवकूफ कहते हैं, और जब किसी को हमें पागल या बेवकूफ कहना होता है तो हम उसे गधा ही कहकर पुकारते हैं। लेकिन यहाँ पर इन्होंने गधे की तुलना है वो ऋषि मुनियों के स्वभाव से की है कि जिस प्रकार से जो ऋषि मुनि है वो शांत स्वभाव के होते हैं, उसी प्रकार से जो गधा है वो भी शांत स्वभाव का होता है। कि तो ये कहने की कोशिश की है कि जो सीधे लोग होते हैं उनको प्राय हम गधा समझ लेते हैं। और इसके साथ में जो गधे का अनुज बैल बताया है, तो इसी के बारे में आगे कि लेकिन जो बैल है वो सीधा तो होता है लेकिन वो कभी कभी अड़ियल भी हो जाता है। इसके आगे है कि झूरी नामक किसान के 2 बलवान बैल हीरा और मोती थे। दोनों बैलों में पक्की मित्रता थी, लगभग सारे काम मिलकर करते थे। दोनों बैलों को आपस में बड़ा विश्वास था कि झूरी नामक एक किसान है, उसके 2 बैल थे हीरा और मोती, और दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती थी और वो सारे काम साथ में मिलकर ही किया करते थे और आवाज नहीं करके भी केवल इशारों में ही एक दूसरे से बातें समझ जाते थे। कि बैल हैं जो आपस में बोल नहीं सकते थे लेकिन वो आपस में एक दूसरे के इशारे समझ जाते थे। एक बार झूरी का साला गया बैलों को अपने घर ले जाता है। जब बैल ले जा रहे थे तो उनको लगा कि झूरी उन्हें बेच दिया है। कि गया जो झूरी है उसका साला जिसका नाम है गया, वो एक बार बैलों को लेने के लिए आता है और जब झूरी बैलों को गया के साथ में बेचता है तो बैलों को लगता है कि वो उसे बेच रहा है, इसलिए उन्होंने गया को पूरे रास्ते परेशान किया। और इसी कारण जो दोनों बैल हैं वो रास्ते में गया को बहुत परेशान करते हैं। वे सारे रास्ते मन ही मन झूरी के लिए सोच रहे थे कि वो सारे रास्ते झूरी के बारे में सोचते रहते हैं कि हमने उनकी ऐसी कौन सी बात नहीं मानी कि जो हमें बेच रहे हैं, हम तो उनकी सभी बातों का मानते थे। सायकाल जब वे अपने निर्दिष्ट स्थान पर पहुंचे तो वहां वे सब कुछ पराया लग रहा था। कि जब वो दूसरी जगह पर गए कि जानवर है तो क्या हुआ, लेकिन उन्हें भी अपना पराया महसूस होता है कि उन्हें वो जगह है वो पराई लग रही थी क्योंकि उनकी अपनी जगह नहीं थी। इसलिए भूखे रहते हुए भी उन्होंने कुछ नहीं खाया और जब उन्हें खाने के लिए चारा डाला गया तो भी उन्होंने उस चारे को नहीं खाया। रात के समय जब उनसे रहा नहीं गया तो वे रस्सियां तोड़कर झूरी के पास वापस लौट आए और पूरी रात उन्होंने कुछ भी नहीं खाया, लेकिन उनसे रहा नहीं गया और वो रस्सी तुड़ाकर वहां से भाग गए अपने बैलों को देखकर और जाकर अपने ही जगह पर झूरी जहां पर उनको बांधता था वहीं पर जाकर खड़े हो गए। और अपने बैलों को देखकर है वो झूरी है वो बहुत खुश होता है, लेकिन झूरी की पत्नी उन्हें नमक हराम कहती है। झूरी है वो अपने बैलों को देखकर बहुत खुश होता है क्योंकि वो अपने बैलों से बहुत प्रेम करता है, लेकिन उसकी पत्नी है वो बिल्कुल भी खुश नहीं होती और उनको नमक हराम कहती है। झूरी अपनी पत्नी से कहता है कि बैल इस तरह से नहीं आ सकते, जरूर उनको चारा दाना नहीं खिलाया होगा। लेकिन झूरी है वो अपने बैलों की साइड लेता और कहता है कि ऐसा नहीं है कि ये वहां से भाग आते कि तुम्हारे भाई ने ही इनको चारा दाना नहीं खिलाया होगा। गुस्से में आकर झूरी की पत्नी ने बैलों को देखरेख करने वाले को कहा कि उन्हें केवल सूखा चारा ही खाने को दिया जाए। और उसकी पत्नी को, झूरी की पत्नी है, उसको गुस्सा आ जाता है और जो बैलों की देखभाल करने वाला था वो उसे कह देती है कि इनको सिर्फ सूखा भूसा ही दिया जाए खाने के लिए और कुछ भी नहीं दिया जाए। उसने ठीक वैसे ही किया क्योंकि वह झूरी की बात अनदेखी कर देता था और जो बैलों का ध्यान रखने वाला था उसने भी उसकी मालकिन की बात को मान लिया और उन्हें सूखा भूसा ही खाने के लिए दिया। दूसरे दिन झूरी का साला फिर आकर उन्हें ले गया। घर पहुंचकर उसने मोटी रस्सी से बांधा और सूखा चारा डाल दिया। दोनों बैलों ने नाद की तरफ देखा भी नहीं। दूसरे दिन गया ने बैलों को हल में जोता, लेकिन बैलों ने अपना एक भी पांव नहीं उठाया।
बैलों का ऐसा अपमान कभी नहीं हुआ था। जैसे गया ने हीरा के नाक पर डंडे मारे तो मोती उससे बहुत उत्तेजित हो गया। वह हल समेत ही भागा। जो इनके अंदर दो बैल हैं, हीरा और मोती, जो मोती है वो उत्तेजित स्वभाव का, क्रोध आता है उसे अधिक। परिणाम स्वरूप हल, जुआ, जो सब टूट गए। हीरा मोती को इशारों में समझाता है कि भागना बेकार है, इस बार बहुत पिटाई होगी। मोती उसे मजा चखाने की बात कहता है तो हीरा समझाता है कि हमारी जाति का धर्म नहीं है। गया बैलों के उत्तेजित स्वभाव को शीघ्र ही भाप गया और उन्हें पकड़कर ले गया। वही सूखा भूसा उनके सामने डाल दिया। थोड़ी देर बाद एक लड़की दो बैलों के मुंह में एक एक रोटी दे जाती है। उन्हें ऐसा अनुभव हुआ कि यहाँ हमारी देखभाल करने वाला कोई है। वह भैरों की बेटी है। वह प्राय अपनी सौतेली माँ से मार खाया करती थी। हीरा मोती दिन भर काम करते और सूखा भूसा खाकर लड़की के हाथ से 2 रोटियां खाकर वे खुश हुआ करते थे। लेकिन कहीं न कहीं वे विद्रोह की भावना से ओतप्रोत रहते थे। जब मोती क्रोध से भर जाता तो किसी न किसी को मारने की सोचता तो उसे हीरा समझा बुझाकर शांत कर देता। जब मोती ने वहां से भाग जाने की बात कही तो हीरा मान गया। रोज की तरह लड़की उन्हें खिलाने के लिए आई और रस्सी खोल देती है। हल्ला करती हुई दौड़ती है कि बैल भागे जा रहे हैं। देखते ही वहां से गायब हो जाते हैं। बैल भागने के चक्कर में वे अपने गांव का रास्ता भूल जाते हैं और अन्य गांवों में पहुंचकर हैरानी में पड़ जाते हैं। तब वे एक किनारे खड़े होकर सोचने लगते हैं कि अब क्या करना चाहिए। वे इतने भूखे थे कि पास में खेत में मटर चढ़ने लगे। अब उनका पेट भी भर गया था। वे मस्ती में खेलने लगे। तो अब क्या हुआ कि दोबारा उनको जो गया है वो ले जाता है, लेकिन उनकी देखभाल नहीं करता। लेकिन वहां पर एक लड़की है, भैरों की बेटी, वो उनको रोटी खिलाती है। और इसी कारण से जब वो फिर एक दिन वो वहां से भागने की सोचते हैं तो छोटी लड़की है वो उनकी रस्सी खोल देती है और दोनों बैल वहां से भाग जाते हैं। लेकिन भागने के चक्कर में वो अपना गांव का रास्ता भूल जाते हैं और किसी और गांव में वो चले जाते हैं। तो बेटा आपको ये चैप्टर पढ़ना है और आपने इतने चैप्टर में से कम आपको 20 क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन आपको इसमें बनाने और अपनी नोटबुक में नोट करने हैं। थैंक यू। Hello students, good morning everyone. This is Jyoti ma'am, your maths teacher. Welcome to our YouTube channel MLP International School Rajpura. Today we are start chapter 13 surface area and volume. आज हम इंट्रोडक्शन में सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में जो हमारी सॉलिड शेप्स होती हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। आप उसके लिए पहले भी पढ़ चुके हो इन मेंसुरेशन में। आज हम इंट्रोडक्शन करेंगे। इसमें जो जो फॉर्मूले यूज होंगे आज उन फॉर्मूलों को करेंगे पहले। तो सबसे पहले हमारे पास क्यूब की ये शेप होती है। ऑल साइड्स आर इक्वल। 6 फेसेस होते हैं, 6 फेसेस आर इक्वल। क्यूब में ऑल साइड्स आर इक्वल, इट मीन्स अगर हमारे पास लेंथ ए है, ब्रेथ भी क्या है ए है और हाइट भी क्या है ए है। लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट आर सेम। तो जो वॉल्यूम होता है क्यूब का, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है? साइड क्यूब। साइड क्यूब मीन्स ए क्यूब। ये वॉल्यूम होगा क्यूब का। सेकंड हमें इसमें फॉर्मूला यूज होगा कर्व सरफेस एरिया, जिसे हम CS से बोलेंगे कर्व सरफेस एरिया को। कर्व सरफेस एरिया में क्या होता है? 4 साइड्स आर इंक्लूडेड, टॉप एंड बॉटम आर नॉट इंक्लूडेड। 4 की 4 साइड इंक्लूड होगी, टॉप एंड बॉटम इंक्लूड नहीं होगा। तो 4 साइड्स के लिए कर्व सरफेस एरिया होगा 4 इंटू ए स्केयर, 4 इंटू साइड स्केयर। नेक्स्ट है टोटल सरफेस एरिया, जिसे हम TS से कहेंगे टोटल सरफेस एरिया को। टोटल सरफेस एरिया में क्या होगा? 4 फेसेस साइड्स के इंक्लूड होंगे एंड टॉप एंड बॉटम आर आल्सो इंक्लूड। टॉप और बॉटम भी क्या होगा? इंक्लूड होगा। तो टोटल हमारे पास फेसेस कितने हैं? 6 फेसेस हैं। तो इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? 6 इंटू साइड स्केयर। साइड हमारे पास क्या है? ए है। ये हमारे पास क्या हो गया? टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। तो ये क्यूब का था हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास आता है क्यूबॉइड। तो ये क्यूबॉइड की शेप है। ये लेंथ, ये ब्रेथ और ये हाइट। लेंथ, ब्रेथ और हाइट क्यूबॉइड में अलग अलग होती है। तो सबसे पहले वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड।
नेक्स्ट हमारे पास क्या है, CSA मीन्स कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया वही है, 4 साइड्स का इंक्लूड होगा, टॉप एंड बॉटम इंक्लूड नहीं होगा। तो 4 साइड्स के इंक्लूड के लिए हमारे पास फॉर्मूला है 2 इंटू L प्लस B इंटू में H, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू में हाइट। ये हमारे पास क्या होगा, CSA कर्व सरफेस एरिया। नेक्स्ट है हमारे पास TSA मीन्स टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। टोटल सरफेस एरिया में 4 साइड्स इंक्लूड एंड टॉप एंड बॉटम आल्सो इंक्लूड। तो हमारे पास 2 L इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस में ब्रेथ इंटू में हाइट प्लस में हाइट इंटू में लेंथ, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस में HL। ये हमारे पास क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया। क्योंकि देखो यहाँ पर हमारे पास जो एक फेस है उसका वो क्या बनता है, रेक्टेंगल बनता है। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो अगर हमारे पास ये फेस है, लेंथ और हाइट में क्या है, ब्रेथ, हाइट काउंट हो जाएगी। नीचे वाला बॉटम लेंगे तो उसके लिए हमारे पास लेंथ और ब्रेथ होगी। तो सभी 2 टाइम्स आएंगे, तो 2 हम क्या लेंगे, कॉमन लेंगे, और फॉर्मूला क्या होगा, 2 इंटू में LB प्लस BH प्लस में HL। नेक्स्ट है हमारे पास सिलेंडर। सिलेंडर की ये शेप होती है, 1 फ्लैट फेस एंड 2 कर्ड फेस होते हैं, सर्कुलर जो फेस होते हैं। तो इसमें हमारे पास ये क्या होती है, रेडियस इसमें, और ये जो काउंट होगी वो हमारी क्या काउंट होगी, सिलेंडर की हाइट। तो वॉल्यूम होता है सिलेंडर का पाई r स्क्वायर h। r क्या है, रेडियस, और हाइट h। CSA कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया का वही है, हमें साइड्स का लेना है, टॉप एंड बॉटम इंक्लूड नहीं करना। तो इसके लिए आएगा हमारे पास 2 पाई r h कर्व सरफेस एरिया। एंड टोटल सरफेस एरिया में साइड्स भी इंक्लूड करनी है, जो बाहर बाउंड्री हमारी, एंड नेक्स्ट टॉप एंड बॉटम भी इंक्लूड करना है। तो इसके लिए हमारे पास आएगा 2 पाई r स्क्वायर। देखो यहाँ से क्या होगा, ये सर्कुलर पार्ट है हमारा, रेडियस r, और टॉप और बॉटम दोनों सर्कुलर पार्ट है। तो दोनों का एरिया क्या होगा, पाई r स्क्वायर प्लस पाई r स्क्वायर। एंड जो बाहर साइड्स है उसका एरिया क्या होगा, 2 पाई r h। तो इनको जब प्लस करेंगे देन 2 पाई r स्क्वायर प्लस में 2 पाई r h। अब 2 पाई r क्या आ जाएगा, कॉमन, देन r प्लस h। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर अगर हमें यूज करना है तो हम क्या लेंगे, 2 पाई r इंटू r प्लस h। वो कैसे आया ये बता दिया है कि टॉप एंड बॉटम का एरिया पाई r स्क्वायर, क्योंकि ये दोनों क्या होते हैं, सर्कुलर होते हैं, एंड साइड्स का एरिया 2 पाई r h। नेक्स्ट है हमारे पास कोन है। कोन में क्या होता है, 1 सर्कुलर फेस होता है, और ये इसकी क्या है, हाइट होगी, और जो ये स्लैंट हाइट है ये क्या है, L है। जो ये तिरछी लाइन है ये क्या होती है, L, और इसी को हम क्या बोलते हैं, स्लैंट हाइट। और L निकालने का फॉर्मूला क्या है, L स्क्वायर इज इक्वल टू में L इज इक्वल टू में r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। क्योंकि देखो ये एक क्या बन गया, ये रेडियस है, ये स्ट्रेट हाइट है हमारे पास, ये राइट एंगल ट्राइंगल बनता है। तो इसमें ये L है वो स्लैंट हाइट जो है वो हाइपोटेनियस बनेगी, ये हाइट है और ये आपका बेस है। तो L निकालने के लिए फॉर्मूला क्या यूज होगा, r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर का स्क्वायर रूट। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर h। CSA कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया जो है कोन का वो पाई r L। L आपको बताया, L क्या होती है, स्लैंट हाइट, और कैसे फाइंड करते हैं। एंड टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, पाई r L, ये साइड्स का बाउंड्री का, प्लस में इसमें सर्कुलर फेस कितने, 1, देन पाई r स्क्वायर हम ऐड करेंगे। इनमें से पाई r क्या है, कॉमन है, देन L प्लस r, ये इसका क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। एंड नेक्स्ट है हमारे पास स्फीयर। स्फीयर क्या होता है, एक बॉल की शेप में होता है, जिसमें क्या होती है, रेडियस होती है, हाइट नहीं होती है। तो स्फीयर का वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई r क्यूब।
और इसमें CS से नहीं होता है, ओनली इसमें सरफेस एरिया होता है। स्फीयर में सरफेस एरिया होता है 4 पाई r स्क्वायर। एक स्फीयर आता है, एक हमारे पास आता है हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर क्या होता है, अगर बॉल को बीच में से कट कर देते हैं वो क्या बनता है, हेमिस्फीयर बनेगा। ये रेडियस है इसमें, तो उसके लिए वॉल्यूम क्या होगा, हेमिस्फीयर के लिए वॉल्यूम, जो स्फीयर का वॉल्यूम उसका हाफ कर देंगे तो उसका हाफ क्या आएगा 2/3 पाई r क्यूब। एंड सरफेस एरिया का भी हाफ, सरफेस एरिया क्या होगा, देखो एक तो ये इसका हाफ करेंगे तो 2 पाई r स्क्वायर, प्लस में ये जो ऊपरी इसका ऊपर वाला पार्ट है ये क्या है, सर्कुलर है, तो सर्कल का एरिया पाई r स्क्वायर। तो टोटल कितना हो गया 3 पाई r स्क्वायर। ये किसका हो गया, हेमिस्फीयर का। तो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हमें फॉर्मूलों का पता होना चाहिए कि कौन सा फॉर्मूला हमें यूज करना है, क्या फॉर्मूला होता है। तो आपको सभी को ये फॉर्मूला लर्न भी होने चाहिए और कॉपी में नोट डाउन भी। ओके क्लास, थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। होपफुली आप घर पे सब ठीक ठाक होंगे। मैं रोहित सर आज आपके लिए द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ में पीरियोडिक टेस्ट से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आपके सामने लेकर आया हूं। आज हम केवल 5 to 6 क्वेश्चंस क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो आप मेरी वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर कोई डाउट लगे तो मेरे से ज़रूर पूछें। तो भाई क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास यहाँ पर, द वेयर आर प्रोटीन सिंथेसाइज्ड इनसाइड द सेल। प्रोटीन कहाँ पर सिंथेसाइज्ड होते हैं, तो आपका सही जवाब क्या होगा, राइबोसोम्स। राइबोसोम्स आपका क्या होगा बच्चों, यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा, क्योंकि जो एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम है इज ए नेटवर्क ऑफ ब्रांचिंग ट्यूब्यूल्स दैट एक्सटेंड फ्रॉम द सेल मेम्ब्रेन टू द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ऑफ द सेल। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर कि जो एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम है वो क्या है, एक नेटवर्क है जो कि सेल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के चारों तरफ क्या होता है, प्रेजेंट होता है। और इसके साथ साथ क्या है, बहुत सारे छोटे छोटे राउंड पार्टिकल्स क्या है अटैच्ड होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, राइबोसोम्स कहते हैं। और राइबोसोम्स का काम क्या होता है, प्रोटीन को बनाना होता है। तो इसलिए आपसे अगर कोई भी पूछे तो प्रोटीन कहाँ पर बनते हैं, तो आपका सही जवाब यहाँ पर क्या होगा कि भाई ये राइबोसोम्स में बनते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये क्या है, यहाँ पर ये ड्रॉ कर रहा हूँ मैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये मैंने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ड्रॉ किया, तो इसके ऊपर ये छोटे छोटे जैसे ये जो प्रेजेंट होते हैं ना ट्यूब्यूल्स टाइप के, इसको बोलते हैं हम राइबोसोम्स। ये क्या है, राइबोसोम्स हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका कहता है भाई, द वेयर डू द लिपिड्स एंड प्रोटीन्स कॉन्स्टिट्यूटिंग द सेल मेम्ब्रेन गेट सिंथेसाइज्ड। कहाँ पर लिपिड और जो प्रोटीन्स हैं वो सिंथेसाइज्ड होते हैं, बनते हैं। तो लिपिड और प्रोटीन की अगर हम बात करें तो ये क्या करते हैं, सेल मेम्ब्रेन बनाने में हेल्प करते हैं, लेकिन ये बनते कहाँ पर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को दो भागों में क्या किया जाता है, डिवाइड किया जाता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। वहीं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस के ऊपर राइबोसोम्स अगर मान लीजिए अटैच्ड हैं तो उसको हम कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ये प्रोटीन बनाने में क्या करते हैं बच्चों, हेल्प करते हैं। और वहीं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होते और वो लिपिड्स बनाने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। व्हाट इज प्रोटोप्लाज्म, हु कॉइन्ड दिस टर्म एंड व्हेन। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है और इस टर्म को किसने कॉइन किया था, किसने डिस्कवर किया और कब। जो फ्लूइडिक सब्सटेंस होता है बच्चों सेल के अंदर, फ्लूइडिक जो सब्सटेंस है सेल के अंदर, इन विच जिसके अंदर सारी सेल ऑर्गेनेलीज क्या है प्रेजेंट होती हैं, तो उसको क्या कहते हैं बेटा, प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। प्रोटोप्लाज्म इट मीन्स न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म दोनों क्या हैं इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। और ये जो प्रोटोप्लाज्म है सबसे पहले पुरकिंजे ने 1839 में ये वर्ड दिया था। तो कभी भी पूछा जाए तो प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, तो साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म टुगेदर नॉन एज द प्रोटोप्लाज्म एंड इट वाज कॉइन्ड बाय पुरकिंजे 1839। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ वैक्यूल इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर वैक्यूल्स का मेन फंक्शंस आपको बताना है कि क्या होता है। मेन फंक्शन वैक्यूल्स का होता है बच्चों स्टोरेज करने का। बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको स्टोर करते हैं, जैसे अमाइनो एसिड, शुगर, वेरियस ऑर्गेनिक एसिड्स और कुछ प्रोटीन्स। और प्लांट्स की अगर हम बात करते हैं तो वैक्यूल्स का जो साइज होता है वो बहुत ही बड़ा होता है और इसके अंदर सेल सैप क्या होता है, फिल्ड होता है। ये क्या करते हैं, टर्जिडिटी मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। टर्जिडिटी और रिजिडिटी सेल की मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। वहीं वैक्यूल्स की बात करें एनिमल्स की कंसिडर से, तो एनिमल के अंदर वैक्यूल का जो साइज होता है बहुत ही छोटा होता है और बहुत ही ज़्यादा संख्या में पाए जाते हैं और इनका काम भी क्या है, स्टोरेज करने का ही होता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। व्हाट नेम इज़ गिवन टू द फंक्शनल सेगमेंट्स ऑफ डीएनए। आज का टॉपिक में मैंने आपको कराया है द व्हाट नेम इज़ टू गिवन टू द फंक्शनल सेगमेंट्स ऑफ डीएनए। फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए को कहा जाता है बच्चों जीन। दीज फंक्शनल सेगमेंट्स या जीन्स कंटेन इंफॉर्मेशन फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स इन लिविंग सेल। ये जो सेगमेंट्स हैं जीन्स, ये इंफॉर्मेशन क्या करते हैं, कैरी करते हैं और ये इंफॉर्मेशन को पेरेंट से ऑफस्प्रिंग के अंदर भी ट्रांसफ़र करने में हेल्प करते हैं। ये प्रोटीन बनाने में भी क्या करते हैं बच्चों, हेल्प करते हैं लिविंग सेल्स के अंदर। तो इसीलिए आपको ये अच्छे तरीके से क्या करनी है, पांचों क्वेश्चन रिवाइज कर लेने हैं। कल हम 6th क्वेश्चन कराएंगे आपको। कल फिर मुलाकात होगी बच्चों आपसे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।